बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकालमा टीवी के नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है वकार गिलानी साहब। क्या हाल है आपके? मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। आप अपने हाल सुनाएं। मैं तो आपने ऐलान कर दिया था यहाँ पर कि नहीं, मैं कहा था कि साथी लोग दुआ करें आपके लिए, लेकिन मुझे बड़ी कॉल्स आई हैं वैसे, और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो इतने कंसर्न है और आपकी चीज़ें इतने गौर से सुनते हैं। बड़ी बात। और आप उनको कहेंगे कॉलें ना करें क्योंकि आप ठीक हो गए हैं। नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं ये नहीं कह सकता। अच्छा, आज जिस मौजू पे हमने बात करनी है, मेरे ख्याल में पहले IMF से शुरू करें। हाँ जी, IMF से शुरू, क्या ख़त्म भी IMF पे ही होगा सारा कुछ। हाँ, तो आपके कुछ कह रहे थे कि ये आपको याद होगा, बल्कि आपने भी बार बार ये बात की कि IMF से बहुत सारी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनका ये ख्याल है कि IMF से जो हमारा प्रोग्राम है वो नए सिरे से, जब ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो करना पड़ेगा आने वाली हुकूमत को। अब ये सुनने में आ रहा है मेहताब साहब कि ये जो IMF के साथ कुछ टॉक्स ऐसी शुरू हो गई हैं जिसमें आइंदा का एक लंबे प्रोग्राम की बातचीत हो रही है। देखें, इस टाइम जब मैं और आप आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं तो इस टाइम IMF की एक टेक्निकल टीम पाकिस्तान के दौरे पे आई। वो जो टैक्स वाली आनी थी, टैक्स वाली आनी नहीं थी, आ चुकी है अभी, और बल्कि उनका तो अभी कंक्लूड होने के करीब है। तो एक मीडियम टर्म प्रोग्राम की बातचीत तो चल रही है, लेकिन इससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और वो मैं अपने देखने वालों के सामने रखना चाहता हूँ। वो डेवलपमेंट ये हुई है कि तवक्को ये की जा रही थी, ख़ासकर जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैं उनको ये तवक्को थी कि ये जो क्रिसमस और न्यू ईयर की हॉलीडेज़ हैं, इनसे पहले पहले IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान की किस्त की मंजूरी दे देगा। आज 17 दिसंबर फोरकास्ट की जा रही थी तारीख। पहले 7 दिसंबर थी, फिर उसके बाद 14 शायद, ये 13-14 की मैंने भी ये बात की थी कि शायद 13-14 हो। लेकिन अभी जो IMF का शेड्यूल सामने आया है, उस शेड्यूल के मुताबिक 15 दिसंबर तक कोई डेट भी ऐसी नहीं है जो उन्होंने पाकिस्तान का केस जो है उसके अंदर रखा हो। तो अब तो ये की जा रही है कि ये जो रिव्यू है, ये रिव्यू जनवरी में जाके कंप्लीट, यानी कि हम समझे कि अगर 15 से 21 तक, जाहिर है वहाँ पे आपको पता है कि दिसंबर एंड पे हॉलीडेज हो जाती हैं, तो अगर अगले हफ्ते में भी नहीं होता 15 से 21 वाले में जी, तो फिर ये जनवरी में होगा। लेकिन इसका मेहताब साहब कोई इम्पैक्ट भी होगा इसका। देखें ना, अगर फ़र्ज़ किया, अगर डिले का इम्पैक्ट, देखें आपको पता है कि वो जो जनवरी का फर्स्ट वीक भी वहाँ पे छुट्टियाँ होती हैं, तो अगर फर्स्ट वीक भी छुट्टियाँ हों 9-10 के बाद अगर वो वहाँ पे वाशिंगटन खुलेगा, तो इसका मतलब ये है कि जनवरी के सेकंड वीक तक पाकिस्तान जो है उसको फर्स्ट रिव्यू और दूसरी किस्त जो $700 मिलियन की है वो मिलेगी। तो अगला जो रिव्यू है, जिसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, चूँकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगला रिव्यू ड्यू है 3 फरवरी से, और पाकिस्तान में आपको पता है कि इंतखाबात 8 फरवरी को हैं। तो अगर 3 फरवरी से वो शेड्यूल्ड है तो उस टाइम तो इंतखाबात की गहमा गहमी होगी। कोई मिलेगा नहीं उनसे, नहीं मिलेगा भी तो किससे बात करेंगे, क्या बात करेंगे? मैंडेट नहीं होगा। मुझे ये लगता है कि ये IMF ने 2 वजूहात है जिनकी वजह से ये डिले किया है या कर रहे हैं वो। एक तो रिकन्फर्मेशन है जो एक्सटर्नल इनफ्लोज आने हैं पाकिस्तान को, और दूसरा वो ये चाहते हैं कि ये जो नई किस्त है वो उस टाइम अप्रूव करें जब इंतखाबात का शेड्यूल पाकिस्तान में आ चुका हो। सो एक तरह से वो उन्होंने इंटेंशनली, हम कह तो नहीं सकते, लेकिन ऐसा इंप्रेशन है कि उन्होंने थोड़ा सा इसको घसीटा है आगे। नहीं, इसमें अगली बात भी है, इलेक्शन हो जाए। अगली बात ये है कि वो जो नई किस्त है, यानी जो सेकंड रिव्यू होगा, जो कि मैं आपको कह रहा हूँ कि 3 फरवरी से शुरू, आखिरी रिव्यू जो होना है, वो 3 फरवरी से शुरू नहीं हो सकेगा। तो IMF बेसिकली चाहता ये है कि वो जो नेक्स्ट रिव्यू की बातचीत है वो जब मुंतखब हुकूमत आ चुकी हो तो वो फरवरी के आखिर में या मार्च के शुरू में जाके वो टॉक्स जो है वो शुरू करेंगे। इसमें आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि जो ये मौजूदा प्रोग्राम है उसका जो ख़त्म होने का उसका टाइम फ्रेम है वो 12 या 14 अप्रैल है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही वो नई टॉक्स शुरू होंगी तो उसके साथ ही अगला जो प्रोग्राम है
जो कि मीडियम टर्म प्रोग्राम होगा, जो कि 3 साल का प्रोग्राम होगा, जिसमें एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का नाम भी लिया जा रहा है, उसकी टॉक्स जो है वो शुरू हो चुकी होंगी। और जो अगला बजट बनेगा हुकूमत के आने के बाद, वो IMF की डिक्टेशन को सामने रखते हुए बनाया जाएगा। सही, मतलब कि अगर हम आम जो हमारी पाकिस्तान की इकानमी और सियासी ज़ुबान है उसमें हम बात करें तो उसमें यही है कि हम IMF के मुसलसल शिकंजे में जा रहे हैं। अब नहीं, ये निकलने के कोई नहीं चांसेस नहीं नहीं है। है। और ये जो आपने कहा ये एग्जैक्टली ऐसे ही होगा नाजरीन, मेरा भी ख्याल है ये कि जिस तरह इसहाक डार साहब ने किया था, आखिरी रिव्यू लेते लेते उन्होंने एक नया प्रोग्राम डिज़ाइन कर लिया। इसी तरह जब ये आखिरी रिव्यू मार्च के एंड पे या अप्रैल में आएगा तो नई हुकूमत थोड़ी सी ज़ाहिर है इस्टेब्लिश हो चुकी होगी, तो उसी दौरान साथ ही वो इसको क्लब कर लेंगे अगले प्रोग्राम के साथ और मामला आगे चलते जाएंगे। उसमें मैं आपको बताऊं, नहीं, ये क्लब करने की क्लब सिमराजिया के साथ ही ख्वाहिश हमारी कंजक्टिव शुरू हो जाएगा। ख्वाहिश ये होगी, और वो IMF कहेगा कि हम आपके साथ प्रोग्राम 12 या 14 अप्रैल के बाद साइन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी शर्त ये होगी कि अगला जो बजट है वो IMF के प्रोग्राम के जो उनकी कंडीशंस हैं उनको सामने रखते हुए बनाया जाएगा। और वो तो बना लेंगी हुकूमत, मेरा ख्याल है इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। अर्ज नहीं है, लेकिन उसमें वो जो अगला प्रोग्राम होगा ना, वो बड़ा फ्रंट लोडेड होगा। उसमें शुरू में पहले साल के दौरान बड़ी कड़ी और सख्त शराइत होंगी और कुछ सरप्राइजेज होंगे। वो आइंदा आने वाले चंद दिनों में आपके सामने वो सरप्राइजेज आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक और इशू पे भी आपने और मैंने तय किया था कि बात करनी है, वो था विंडफॉल गेन्स टैक्स। हाँ, उसको आपने, बल्कि ये हमारे ही इस प्रोग्राम में आपने मुकालमा TV पे ये खबर ब्रेक की थी कि बैंक्स के लिए विंडफॉल गेन टैक्स लग रहा है, लेकिन वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब उस पर स्टे दे दिया। आप अब ये देखें ना कि इस मुल्क में जो इन्फ्लुएंशियल या बाअसर लोग हैं, और बैंकिंग सेक्टर बहुत बिजनेस सेक्टर के जो बाअसर लोग हैं, यानी बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट्स अरबों में हैं, लेकिन उनके ऊपर टैक्स करना अगर हुकूमतें चाहिए भी तो शायद इतना आसान नहीं रहा। जब हुकूमत उनकी मकरूज होगी मुसलसल तो उनको आप ये देखें ना कि वो जब हुकूमत को कायल करने में वो कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी और लाहौर हाई कोर्ट से भी उसके ऊपर स्टे ऑर्डर ले लिया, और वो स्टे ऑर्डर अब देखिए ये ऐसे ही होगा जैसे मेरे ख्याल है वो शुगर मिल्स वाला था पंजाब में। आपको याद होगा प्राइसेस के हवाले से एक स्टे चला रहा और 2 साल स्टे चलता रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट तक बात आई, फिर दोबारा केस टेकअप हुआ। तो ये देखें जो बिज़नेस कम्युनिटी है पावरफुल, उनके पास ये टेक्निक होती है कि वो कोर्ट्स में चले जाएं, स्टे की आड़ में वो कई महीने कई साल गुजार जाते हैं। अच्छा, एक बात इसकी कोई मेरे ख्याल एक पॉलिसी होनी चाहिए। वैसे सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में एक चीज़ तो थी कि कोई भी स्टे ऑर्डर 6 माह से ज़्यादा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन इस मुल्क में क्या बात की जाए कि कई मिसालें ऐसी हैं कि 4-4, 5-5 साल स्टे पे चीज़ें चलती रहती हैं। एक बात वैसे और IMF से कहलवाना पड़ेगा मेरा ख्याल है, IMF की कुछ शर्त लगवानी पड़ेगी। हाँ, एक चीज़ मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ जो मेरे ख्याल में अब ये भी बड़ी अजीब व गरीब है। एक आज से 2 साल पहले FBR ने एक लगाया 7E, एक टैक्स लगाया उन्होंने कि जो डीम्ड इनकम है, रेंटल इनकम, उसके ऊपर FBR ने टैक्स। अच्छा, इट्स अ बैड डिसीजन, ये बैड डिसीजन था, लेकिन लग गया। अब उसमें जो अजीब व गरीब बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और अपने देखने वालों के सामने भी, उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने FBR को ये ऑर्डर्स किए कि आप इसको जब तक ये क्लब करके बाकी सारे कोर्ट से ये इसके फैसला नहीं आता, खासकर सुप्रीम कोर्ट में भी अभी वो पेंडिंग है, उस टाइम तक आप ये पंजाब में रहने वाले लोगों से वसूल नहीं कर सकते। अच्छा, अब अजीबो गरीब ये है कि FBR एक फेडरल टैक्स की एजेंसी है। FBR को लाहौर हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस पे एक नोटिफिकेशन करना पड़ा, और ये जो पंजाब में रहने वाले टैक्स पेयर्स हैं, जो लोग उस टैक्स नेट के अंदर आते थे, उनको वो टैक्स सस्पेंड करना पड़ा। देखिए, मैं खुद भी पंजाब से हूँ, मैं बेनिफिशरी हूँ उसका, लेकिन ये बाकी तीनों सूबों के साथ
और इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों के साथ ज़्यादती। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये उसी तरह की सिचुएशन है जो आपने विंडफॉल टैक्स वाली बताई कि रिलीफ जब लेना हो कोर्टों से स्टे की आड़ में ऑर्डर करवा के आप लंबा चलें। लेकिन थोड़ा सा देखने वालों के लिए आपसे गुजारिश करूंगा कि ये फरमाएं कि ये पहले तो हमें जो पता है टेक्निकली कि जो आम रेंटल इनकम है वो तो यही होती है कि साल के 2 किराए कहते हैं जी, वो टैक्स में जाते हैं। लेकिन ये कोई नया टैक्स इसमें आया ये था? बेसिकली एक ख़ास लिमिट से ऊपर जिनकी रेंटल इनकम बनती थी, चूँकि पाकिस्तान में होना ये शुरू हो गया कि लोग अपने जो प्लॉट्स हैं उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करते और उनको रख लेते हैं। तो FBR ने इसके ऊपर ये किया कि जिनकी 1 करोड़ से ज़्यादा बनती थी वैल्यू उसके ऊपर जो है उन्होंने लगाया था कि उसकी अगर डीम्ड इनकम को सामने रखकर एक ख़ास परसेंटेजेस और वो बना दिए थे, लेकिन अभी तक उसमें से वसूली नहीं हुई। तो ये बैड टैक्स था। लेकिन मैं फिर लेकिन एक बात मैं आपको और मैं थोड़ी सी करना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि देखिए आप, FBR एक अजीब गरीब मकमसे के अंदर भी है। टैक्स लगा देते हैं और टैक्स को जब उन्होंने कोर्ट्स के अंदर जाके डिफेंड करना होता है तो फिर उस टाइम FBR के अंदर ये बहस शुरू हो जाती है कि डिफेंड करना तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, ये जो लॉयर्स हैं वो जो है वो उसको डिफेंड करें। देखिए जब आप टैक्स लगाते हैं तो उस टाइम सोच समझ के अगर आप लगाएं, और यहाँ आपकी अपनी जो लीगल एक्सपर्ट्स की टीम्स हैं उनको चाहिए कि उनको ब्रीफ करें। लेकिन ये थोड़ी सी फिर हम थोड़ी सी वजाहत कर दें, आप इजाज़त दें कि ये जो रेंटल इनकम की बात कर रहे थे मेहताब साहब, नाजरीन, वो उस तरह का नहीं था कि जो घर रेंट पे देते हैं, बल्कि ये था कि वो खाली प्लाट जो ज़्यादा वैल्यू के हैं और लोग इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पास रखते हैं और उन पे कुछ तामीर नहीं करते, तो हुकूमत ने ये कहा, FBR ने ये कहा कि आप इन पे सालाना टैक्स दें। एक उसका यानी उन्होंने डीम्ड इनकम को सामने रख के एक फार्मूला बनाया और उस फार्मूले के तहत उन्होंने उसके ऊपर टैक्स लगाया। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि हासिल सिफर है अभी भी 2 से 3 ट्रिलियन रुपए के केसेस स्टकअप हैं कोर्ट्स के अंदर। इसमें जहाँ पे हम कोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं और हमें चाहिए कि हम खुल के बात करें, उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि FBR भी बहुत सारी इंस्टेंसेस ऐसी हैं कि जहाँ पे फ्रिवलेस किस्म के केसेस जो है सिर्फ डिमांड जनरेट करने के लिए या फाइलों के पेट भरने के लिए वो केसेस बना देते हैं, उनको डिफेंड करने के काबिल नहीं। लेकिन हमारे जो तो दोनों तरफ प्रॉब्लम्स हैं। हमारे जो शाह सवार हैं जो SIFC बना के बैठे हैं, उनकी नज़र नहीं इन चीज़ों पे जाती। मैं आपको बताऊं, वैसे ये इशू उनके रेडार पे अभी है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप FBR को और बाकी लोगों को कहा जा रहा है कि आप स्पेशल बेंचेस बनवाएं, उनसे जाके डिस्कस करें। स्पेशल कोई लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ जो है वो इस्लाहात की ज़रूरत है। एक तो जजेस को भी ये जो कमर्शियल चीज़ें हैं इन पे लॉन्गर स्टे, और गवर्नमेंट को भी स्ट्रॉन्ग फुटिंग की ज़रूरत है, जाके इन केसेस को डिफेंड करें, परस्यू करें, पीछे नहीं हट जाना कि आप स्टे हो गए तो आप भी चुप करके बैठ जाएं। जी बिल्कुल ठीक बात आप कर रहे हैं। तो दोनों तरफ जो है वो काम होगा तो ये 2 से 3 ट्रिलियन रुपीस के केसेस रिजॉल्व हो सकते हैं। ज़बरदस्त इनकम हो जाएगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मेरा ख्याल वक्त भी हो गया। जी बिल्कुल, इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपसे गुजारिश है कि आपने मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर भी करना है और इस पे फीडबैक भी देना है। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।